मैम मैंने अपना 10th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय से किया। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से सिविल इंजीनियरिंग में की है। फिर 2015 से 2017 तक मैं स्टरलाइट पावर में एज अ क्वालिटी इंजीनियर काम किया और फिर उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में सर मैं अपना 3 वर्ष का समय दिया और अभी मैं विगत 50 दिनों से फिर से स्टरलाइट पावर में एज अ क्वालिटी ऑफिसर कार्यरत हूँ। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? अभी सर मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्ट है। श्रीनगर में। कुटीर उद्योग को रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है? मैम कुटीर उद्योग मुख्य रूप से जो भी हम गांव के स्तर पे जो भी कार्य करते हैं, जैसे एक वस्त्र बनाना, किसी भी तरह की पेंटिंग बनाना, तो इन सभी से सर मैम अभी जो मार्केट में लोगों का रुझान जो है एक मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है और इनकी अच्छी कीमतें भी मिल रही है। बहुत सारी जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं इन्हें प्रमोट भी कर रही हैं, तो ये एक रोज़गार का अच्छा माध्यम हो सकता है। और ख़ासकर उस समय तब जब देश की मात्र 22% की महिला आबादी रोजगार में रहता है और मुख्य रूप से कुटीर उद्योग में ये देखा जाता है कि महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं। जैसे सिलाई का काम कर सकती है, कुछ भी जो डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों के ऊपर हम, फिर वो बर्तन बना सकती है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और अचार वगैरह। एक दीदी की रसोई एक फेमस भी हुई थी बिहार से, तो इन सभी चीज़ों को किया जा सकता है। बिहार में टूरिज्म का क्या है? मैम बिहार मुख्य रूप से अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम देखें तो बिहार में बौद्ध जैन धर्म का प्रारंभ यहीं से हुआ। माता सीता जानकी यहीं की थी और महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह भी यहीं से शुरू किया था। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारा बुद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म यहीं हुआ था, तो उनके लिए हमारे यहाँ सिख सर्किट भी है। तो इनसे बढ़ावा में मिल सकता है। जो सैलानी हैं जो बाहर के ये हैं वो ज़रूर आएंगे। अभी राजगीर में कुछ नई नई चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ, एक मैम राजगीर में अभी ग्लास ब्रिज बनाई गई हैं और एक स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम भी बन रहा है। नालंदा में क्या है स्पेशल? नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में बनवाया था, उनका खंडर अभी भी मौजूद है और उन्हीं को एक पुनरुत्थान करके एक नया रूप, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, एक नया विश्वविद्यालय फिर से स्थापित करके। नालंदा विश्वविद्यालय को एक समय में जला दिया गया था, किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के नाम से एक बख्तियारपुर शहर में एक 2 बख्तियारपुर है, एक यहाँ पे है और एक हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भी एक बख्तियारपुर अनुमंडल के तौर पर है। आप किसी के ओपिनियन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? मैम सिविल सेवा की तैयारी के दौरान एक सब्जेक्ट इथिक्स पढ़ा, उसमें एक परसुएशन टॉपिक था। तो अगर जैसे कोई ऐसे व्यक्ति को हम ले आए जो एक रोल मॉडल के तौर पे काम करें, तो वो ओपिनियन चेंज करने में हेल्प करता है। और फिर एक रिवॉर्ड पनिशमेंट से भी अगर कोर्सिव एक्शन में जाएं तो पनिशमेंट के थ्रू और रिवॉर्ड के थ्रू भी हम किसी के ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम उनके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में बात करें, रिवॉर्ड कैसे चेंज करता है किसी को? रिवॉर्ड्स मैम जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप कोई खुले में शौच नहीं करेगा तो उसको शौचालय में अनुदान 12,000 के अलावा 15,000 दिया जाएगा, या किसी और काम में उनको नाम दिया जाएगा। और अगर कोई खुले में शौच करता है तो कुछ सुविधाएं उनकी काट ली जाएंगी। तो इस तौर पे मैम वो परसुएड हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है जो अदर जाति से हैं और आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि शादी हो, ना उनके पेरेंट्स चाहते कि शादी हो, आप क्या करेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप मतलब क्यों मना करना चाहते हैं। जैसे उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि लड़का, सबसे बड़ा तो जाति बंधन है, जाति जी, तो उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे बहुत सारे पर्सनैलिटी हैं जो जाति से अलग इतर होकर शादी किए। जैसे अभी बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी हैं, उन्होंने अंतर धार्मिक विवाह किया
और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि ये सभी अपनी ज़िंदगी में सफल हैं और अच्छे से इनके जीवन मतलब जीवन यापन में कुछ फिर भी भी नहीं गड़बड़ी माने नहीं तो होगी। पूरा समझाने के बाद भी नहीं माने तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके साथ रहेंगे अपने परिवार के खिलाफ जाके, या अपने परिवार के लिए उन्हें छोड़ देंगे? मैम मैं दोनों को मनाने की कोशिश करूंगा और परिवार को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा इसका समय मतलब है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, छोड़ आपके देंगे? पास में बहुत लंबा समय है, आप कोर्ट आपको मैरिज का डिसीजन लेना सहारा। है, आपको शादी करनी है तो आप हाँ मैम मैं पेरेंट्स अगर कहते हैं कि क्या तो हमें चुनो, नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड को चुनो, आप मैं कोर्ट मैरिज का सहारा लूंगा और पेरेंट को मनाने की भरसक कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास लंबा समय होगा और पेरेंट जरूर मानेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत रोचक सवाल हुआ, आपकी ओपिनियन जानने को मिला हम लोगों को, है ना। रिलैक्स हो जाएं, हम लोग की दूसरी मुलाकात है। यस मैम, यस हम लोग आज कुछ अलग हटके करते हैं। बिहार से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि बिहार में भूमि सुधार जो है हुआ सहमत, लेकिन जैसी हम लोगों ने आशा की थी उसके अनुरूप नहीं हो पाया, तो क्या समस्या रह गया वो बताइए। सबसे पहले तो सर जो सबसे बड़ी समस्या मुझे जानकारी में है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जिनके ज़मीन को सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए, उन्होंने उस समय उसका टाइटल दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, और जब ये सब मुद्दे खत्म हो गए तो फिर से उन्होंने, जो गरीब थे उन्हें ज़्यादा पता नहीं था, फिर से वो टाइटल उन्होंने अपने नाम करवा लिया। दूसरा सर, बिहार पहले से ही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अभी भी है और उस समय भी था, तो जितनी ज़मीन की उपलब्धता अन्य राज्यों में थी उतनी उपलब्धता बिहार में नहीं थी। बिहार में मुख्य रूप से जो साउथ बिहार जो अभी वर्तमान में झारखंड है, वो उसमें बहुत सारे मतलब जंगल। माफ कीजिएगा, साउथ बिहार झारखंड में समझ नहीं पाया। मैं सर जो मुख्य रूप से पहले भी हम सोचते थे गंगा के उस पार के इलाके को, दक्षिण के इलाके को हम साउथ बिहार की संज्ञा देते थे, तो उसी में से झारखंड राज्य का निर्माण 2003 में हुआ। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? भूमि सुधार और का एक तो अपेक्षित आशा के अनुरूप नहीं होना बिहार में, कुछ और रीजन रहा? पॉलिटिकल विल भी था सर, जो उस समय के बड़े बड़े जमींदार थे वो ही उस समय के नेता भी थे। अच्छा चलिए, भारत में जल संरक्षण आप देखेंगे कि बहुत ज़रूरी है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर, है ना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, कुछ देखिएगा व्यवहारिक समस्याएं, कुछ सैद्धांतिक समस्याएं हैं। तो जो मूलभूत समस्याएं नज़र आ रही है आपको, बताइए क्या है? सबसे पहले तो सर जो समस्या देखने को मिलती है फ्लड इरिगेशन, जो वो करते हैं उसमें जो टोटल जो हमारा ग्राउंड वाटर या जो भी पानी हम यूज करते हैं 80% उसमें हमारी कृषि में प्रयोग हो जाती है, और मुख्य रूप से कृषि में हम लोग अभी भी माइक्रो इरिगेशन पे नहीं उतरे हैं, अभी भी हम फ्लड इरिगेशन ही करते हैं। दूसरी सर, जो भी अभी नीति आयोग की एक अपोजिट वाटर इंडेक्स रिपोर्ट थी, उनमें कहा गया कि 20 सिटी जो आउट ऑफ वाटर हो जाएगी 2021 तक, और कई सारी नदियाँ मतलब 90% रिवर की पानी जो है दूषित हो चुकी है। तो जो भी इंडस्ट्रियल वाटर है उनको जो है सर, हम अभी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगने के कारण शहरों में वो पानी को डायरेक्ट ड्रेनेज में नदी में छोड़ दिया जाता है। तीसरी सर, अभी भी जो लोगों को लग रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं शहरों में गाड़ी को धोने में या अन्य चीज़ों में। और जो भी वेटलैंड है सर हमारे देश में, उनको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पटना में मछुआ टोली वगैरह की जगह को दिया जा सकता है, जो कभी कभी वेटलैंड था, आज जो है। हाँ कुछ ठीक है। नामी गंगे जो है, जो अभी आप नदी की बात कर रहे थे, इसी चीज़ से संबंधित है ना? यस सर। कुछ प्रोग्रेस हुआ है उसमें? हाँ सर, प्रोग्रेस हुआ है। बिहार में भी कई सारे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हैं और कुछ उस बनने वाले में हैं। और जो नमामि गंगे, जैसे उत्तराखंड से जो गंगा निकल के हमारे वेस्ट बंगाल तक जाती है, तो कई शहरों में जो है, जो भी उसके सटे हुए गांव हैं वो ODF गांव बन चुके हैं। और जो सबसे बड़ा उदाहरण इसमें दिया जाता है, मतलब इम्प्रूवमेंट में, कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा नाला था ड्रेनेज, जो कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सर उसको फिर से उसके बाद जो नदी में है छोड़ा जा रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। आपने माल्थस का नाम सुना होगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, खासतौर से जननायके वगैरह तो उन्होंने कहा भी था, उनके कुछ बुक्स वगैरह भी हैं। तो उनका एक बहुत फेमस जनसंख्या का सिद्धांत था, है ना,
मैं आपको हिंट के तौर पे बताता हूँ कि बिहार में देखिए जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है ना। अब मार्शल्स की जनसंख्या का सिद्धांत बताइए क्या था? सर ऐसा था सिद्धांत, मुझे थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बताना चाहा उसमें ये था कि हमारी आबादी कई गुना तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। हाँ, ये जो है या और ये गैप कभी नहीं पूरा होगा, ये है ना? गैप कभी नहीं हुआ। हाँ, यही था। तो बिहार को किस रूप से देखते हैं मार्शल्स के सिद्धांत के अनुसार? सर देश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 385 पर वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और बिहार की जनसंख्या घनत्व 1100 के आसपास जो है पर वर्ग किलोमीटर है। और जो मतलब सर काफ़ी रिसोर्सेज कम है बिहार के पास, हम लोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे आधारित हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए 103 संविधान संशोधन हुआ था, बहुत फेमस है, याद आ रहा है अभी? जी सर, ये EWS जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% अभी बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बच्चे आते हैं जिसमें इसका लाभ भी लेते हैं, है ना? तो ये है क्या, मतलब मूल इसकी थीम को समझाइए, किस बेस पे है? ये आर्थिक रूप से पिछड़ेपन पे सर किया गया है, जिसमें अगर आपकी जो कुल आय है परिवार की वो अगर 8 लाख से कम है और ज़मीन में है सर कि 5 एकड़ से अगर आपको कम ज़मीन है, और भी अलग अलग है सर इसमें जो नगर क्षेत्र में मुख्य आते बातें हैं। बताइए, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये इससे लाभ मिलेगा? मिलेगा सर। कुछ वर्ग जो गरीब हैं, जो हम भी अपने परिवेश में देखते हैं, जो गरीब हैं उनको इस चीज़ का लाभ सर जरूर मिलेगा। मिलेगा, है ना? ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह में देखिएगा वीर कुंवर सिंह की बहुत अच्छी मतलब भूमिका रही, उन्होंने यहाँ से लीड भी किया था, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या था? वीर कुंवर सिंह एक भोजपुर इलाके, जगदीशपुर इलाके के एक ज़मींदार थे, जिनको जो हमारा ज़मींदारी एक्ट था उनके तहत उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बिहार के 3 छावनी के जवान, मुख्य रूप से उन्हें एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनको लीड कर सके अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, तो उन्होंने सोन नदी को पार की। तो वीर कुंवर सिंह जी आए और वो उस समय 80s में थे, अपने 78 to 80s के मतलब काफ़ी ओल्ड एज था उनका। काफ़ी ओल्ड एज ठीक था है, उनका। मैं समझ गया। अच्छा, एक बहुत अच्छा कहा जाता है उनकी सर एक मैं बताना चाहूँगा, हाँ, सॉरी सर, जो कल आपने सवाल पूछा था उसी से रिलेटेड है। हाँ, उसमें से सब संगठन जो देखा गया वो सबसे मजबूत था। जो वीर कुंवर सिंह थे वो कानपुर जाके तात्या टोपे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराए। यह ये दिखाता है सर कि संगठन में शक्ति है। अकेले अकेले हमें कोई भी हरा सकता है, और अगर हम संगठित हो जाए तो किसी भी शक्ति को हरा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कहा जाता है, बहुत अच्छा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था प्रकरण, जी सर। महात्मा गांधी जी के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा था, है ना? वहाँ से देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार होता है ना? तो किस तरह का टर्निंग पॉइंट रहा वो? सर महात्मा गांधी ने जो प्रयोग अफ्रीका में किए थे, साउथ अफ्रीका में, वो प्रयोग भारत में किया, और ये पहला सिविल डिजोबियंस मूवमेंट था। और पीजेंट वर्ग के मुद्दे को उठाने के कारण जो मुख्य रूप से भारत की आबादी अभी भी पीजेंट से भरी पड़ी है, और उस समय भी थी, तो एक बड़ा वर्ग का सहयोग उन्हें आगे में, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिजोबियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, उसमें एक बड़ा वर्ग का सहयोग मिला। और लोगों ने गांधी जी के सत्याग्रह की शक्ति को पहचाना। उस समय तक जो एक्सट्रीमिस्ट विंग थे जो कांग्रेस में वो हावी थे, तो लोगों को फिर लगा कि नहीं, अगर हम शांति से भी पीसफुली भी कुछ काम को करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होम रूल आंदोलन का आपने नाम सुना ही होगा। कौन सा? होम रूल, यस सर। है ना? इसके संस्थापक कौन कौन थे? 2 थे। जिस एक एनी बेसेंट थी जो उत्तर भारत के क्षेत्र में थी, और एक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग मुख्य रूप से आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रभावित था। इसका उद्देश्य भारत में सेल्फ रूल लाना था, और इसके तहत जो है जो भी गरीब थे उनकी मदद की जाती थी। एक तरह से मतलब उस समय का NGO टाइप के वर्क को वो करते थे। जान रहे हैं या आप मिसगाइड कर रहे हैं, ये बताइए। सर ये तो पता है कि वो सेल्फ रूल के लिए जो इस है पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस भी रहा, जब वापस लिया गया तो कुछ सिग्निफिकेंस भी रहा, पता है? यस सर। ये गांधी जी के लिए, आगे के मूवमेंट के लिए एक मास बेस को सर तैयार किया था, जनता को जागरूक किया था। ठीक है, ठीक है। अब 2-3 सवाल हम लोग करेंगे। रोजगार पर
है ना, न्यूनतम मजदूरी एक्ट लाया गया था 1948, है ना, समय समय पर संशोधित भी किया है। तो जो रोजगार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वगैरह हैं, तो कितना लाभ मिलता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से? सर जो मजदूर वर्ग हैं उनको जो मजदूरी है सर, वो एक तरह से गारंटी होती है कि इससे कम मजदूरी जो है उनको नहीं मिलेगी। और जो मजदूरी का सर वो रेट तय किया जाता है, वो यह देख के तय किया जाता है कि कोई परिवार अगर वो कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका एक भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। तो एक गरीबी उन्मूलन में भी सर ये सहायता करता है। ठीक है, अब मैं 2-3 सवाल करूँगा क्वेश्चन लेंगे आपसे। भारत और जापान के संबंध में देखिएगा विगत दशकों से काफ़ी निकटता आई है, कई मोर्चे पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हैं। तो कुछ संगठन के नाम बताए जो रिसेंटली भी बना, आपको याद आ रहा होगा, और किस तरह का मधुर रिश्ते कायम हुए वो भी बताएं। चाइना को भी कंसीडर करते हुए बताइए। एक तो सर अभी जो अनऑफिशियल मतलब इनफॉर्मल संगठन एक क्वाड बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इससे पहले जो एक महत्वपूर्ण संगठन था जिसमें जापान थे, वो था सर G4, जिसमें जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और यूएन से संबंधित। हाँ यूएन से संबंधित। और फिर अभी जापान और भारत मिलके आपको एक एशिया अफ्रीका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की है। और एक ग्लोबल सप्लाई चेन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलके एक ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि जो कोविड के कारण और चाइना के कुछ कृत्य के कारण जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, वो कभी प्रभावित ना हो, एक स्टेबल ग्लोबल सप्लाई चेन मिले, इसके लिए जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलके वो करने की कोशिश करें। कुछ सैन्य अभ्यास वगैरह भी हाँ सर, जापान, भारत और अमेरिका मिलके एक मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। जापान के साथ धर्मा गार्जियन है। एक्ट इज पॉलिसी, है ना, और आसियान भी है ना। अब ध्यान में रखते हुए ये हमें बताएं कि एक्ट इज पॉलिसी जो है कैसे आसियान वाले जो देश हैं मदद करेगा भारत? सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमारा एक म्यांमार एक देश आता है जो बिम्स्टेक में भी है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत भी उन्हें हम रखते हैं, और वो आसियान का भी एक मेंबर है। तो इसके तहत और एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत भी हमारा ईस्ट एशिया में सर एशियन कंट्रीज आ जाती है। इस प्रकार से हमारा सहयोग बढ़ेगा, और सर जो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन पार्ट है इंडिया का, उसके विकास में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, मत्स्य है ना, नीली क्रांति हुई थी, तो क्रांति तो हुई, अच्छा हम लोगों ने प्रोडक्शन भी किया, बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन इधर मत्स्य उद्योग दब सा गया है, मतलब कम सा गया है ना, जबकि राष्ट्रीय सरकार जो हमारी बहुत सारी नीतियाँ लाती, क्या वजह रहा? समझ पा रहे हैं मेरे प्रश्न को? यस सर। हाँ, तो मत्स्य उद्योग जो था बहुत तेजी से किया, हम लोगों ने क्रांति भी की, जैसे श्वेत हुआ इसी तरीके से नीली क्रांति का, है ना, लेकिन देखिए कि फिर से पिछड़ सा गया है। या तो कुछ सरकार की नीतियाँ बताइए कैसे प्रमोट कर रही है, एक ये बता दीजिए हमें, या फिर बताइए कि क्या बेसिक रीज़न है जिस कारण से फिर से जो है नीचे गिर रहा है। इसमें सर दो, एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्रीय प्रोग्राम है, और बिहार सरकार में भी मत्स्य उद्योग को, खासकर जो हमारा सीमांचल के क्षेत्र हैं, उसमें भी मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य प्रोत्साहन योजना करके एक कार्यक्रम है। और सर मुझे जो लगता है पिछड़ने का कारण सर जो पोखर, तालाब, नदी में प्रदूषण का फैलना, बहुत सारे वेटलैंड का कम होना, ये भी जिम्मेवार है। और सर ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों का टेस्ट भी जिम्मेवार होता है, क्योंकि मछली बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है, और आजकल जो नए आउटलेट्स खुले हैं उसमें बना बनाया। बिहार सरकार की कुछ नीतियाँ बताएंगे मत्स्य से जुड़ी हुई? एक तो सर मुख्यमंत्री मत्स्य प्रोत्साहन योजना करके है, और याद नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी सर। कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं, मतलब कश्मीर से बिलोंग इन द सेंस कि कश्मीर में आप कितने साल हो गए कश्मीर में आपको? सर 50 दिन। अच्छा, गए नहीं। चलिए, कश्मीर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, और ये कहा भी गया है कि किसी पार्टी का ये कहना है इसे बंद कर देना चाहिए, सरकार अभी भी इसे बंद करने के लिए तैयार है। आप क्या व्यू रखते हैं, इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बंद कर देना चाहिए, जारी रखना चाहिए, या इस पर कुछ चेंजेस कर देना चाहिए? सर
आर्म फोर्स एक्ट की शुरुआत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के दौरान हुई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर और कुछ अलग राज्यों में इन्हें लागू किया गया। तो सर हर किसी भी पॉलिसी की कुछ ना कुछ खामियां होती है, इसके आधार पे हम किसी को बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसमें खामी है, जैसे ये आरोप लगाए जाते हैं कि मानवता का हनन किया जाता है सेना के द्वारा, तो इसके लिए कड़े कानून होनी चाहिए। जैसे पहले था कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कोर्ट आ सकते हैं अगर आपके साथ कुछ हुआ। तो ये सब एक सर अच्छा कदम है और मेरे हिसाब से सर ये चलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र से हूँ और इसका प्रभाव देख रहा हूँ कि कश्मीर में सर स्टोन प्लेटिंग अब बंद हो गई। इनकाउंटर होती भी है तो किसी भी तरीके की स्टोन प्लेटिंग वगैरह नहीं होती है, तो इसके कुछ लाभ भी हैं। और पेल्टिंग आर्टिकल 370 बहुत उछला था, आपको भी पता है, ठीक है। स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था कश्मीर से। ये कहा गया था कि उस और बेहतरीन कश्मीर बनाया जाएगा, इससे कुछ हनन नहीं होगा। आपको लगता है एक बेहतर कश्मीर उभर के आया है उसके बाद? हाँ सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जैसे मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हूँ, उन कामों में काफ़ी तेज़ी आई है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन का वहाँ पहुँचना, बिजली का पहुँचना, रोड्स का बनना, और अभी सर जो कटरा टू बनिहाल रेलवे का काम किया जा रहा है, जो 112 किलोमीटर के आसपास का पैच बचा हुआ है, वो पैच में सर 80% भाग पर टनल ही है, इनको बनाया जा रहा है। 2017 तक ये बन जाएगा। लद्दाख में हमारा मनाली से लद्दाख के बीच जो है रेल सेवा के लिए काम किया जा रहा है। वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची ब्रिज जो है चेनाब नदी के ऊपर बनाई गई है। तो सर काफ़ी विकास दिख रहा है। और अभी कल का जो एक समाचार था, ये था कि CID ने वहाँ ये बोला कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार के देश के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त है, उन्हें जो है ना तो पासपोर्ट दिया जाएगा, ना ही सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह दी अभी जाएगी। भी मतलब रोजगार की समस्या है कश्मीर में। आज भी जो युवा हैं वो परेशान हैं, रोजगार वहाँ अभी भी पूरी तरह से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जी सर। रोजगार अगर है तो सरकारी विभागों में ही सिर्फ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। टूरिज्म में भी उस तरह से रोजगार नहीं आ पाए। टूरिज्म को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, कोरोना इसका एक कारण हो सकता है कि इधर रोजगार में कमी आई है, मगर फिर भी जिस तरह से जो है उसे जन्नत कहा जाता है, ठीक है, कश्मीर और श्रीनगर को, तो उस तरह से उसका टूरिज्म में विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिस तरह से टूरिज्म को वहाँ और बढ़ावा मिले और जॉब्स का क्रिएशन हो, कि यूथ जो अभी है कि जॉब्स नहीं है, उनको क्या फायदा मिलेगा? सर सबसे पहले जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले कश्मीर के पार्ट को, श्रीनगर को रेल सेवा से जोड़ना चाहिए। दूसरा सर, बहुत लोग सुरक्षा कारणों से नहीं जाते हैं, तो सुरक्षा कारणों में मजबूती होनी चाहिए। तीसरा सर, एक रिलीजियस सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है। कुछ ऐसे मंदिर हैं, अमरनाथ की गुफा है, हमारा अवंतीपुरा में एक सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर, श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है। ये सब चीज़ें हैं, इन्हें डेवलप की जा सकती है। हम तो मुख्य रूप से टूरिज्म में ये जानते हैं कि एक जन्नत है तो घूमने जा रहे हैं, बट एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, उसके लिए भी कश्मीर को डेवलप किया जा सकता है। फिर सर वहाँ काफ़ी सारे फल होते हैं, जैसे सेब, अखरोट, ये सब होते हैं। तो किसान को, वहाँ के किसान को सही रेट मिले, इसके लिए एक व्यापक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इंजीनियरिंग आपने सिविल कर रखी, फ्लूइड मैकेनिक्स जानते हैं क्या होता है? यस सर। बता पाएंगे क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स? सर फ्लूइड मैकेनिक्स है कि जो मुख्य रूप से ये द्रव्य से जुड़ा हुआ है कि हाइड्रोलिक्स से सर, जैसे JCB वगैरह देखते हैं, इसका सर एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार हाइड्रोलिक की शक्ति से जो है वाटर फोर्स से कोई भी भारी से भारी काम किया जा सकता है। हाइड्रोस्टैटिक्स किसने फाउंड किया था? आप इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट लाइन समझते हैं क्या होता है? प्रोजेक्ट लाइन, हाँ। किसी भी कोई भी चीज़ पहले कंस्ट्रक्शन होती है तो एक प्रोजेक्ट लाइन बनाया जाता है। यस सर। बता सर एक सब्जेक्ट था PTM एंड चार्ट मेथड, बताइए। उसके तहत क्या था कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितना काम है और इतने दिन में पूरा करना है, उस काम में आने वाली कुछ जो बाधाएं हैं वो भी हम उसको कंक्लूड करेंगे। जैसे सर अगर हम रेनी सीजन में बिहार के इलाके में काम प्रारंभ करते हैं तो इतने दिन बरसात रहती है मानसून की, इस तरह की प्रॉब्लम को भी उसमें कंसीडर करके हम वो टाइमलाइन बनाते हैं कि प्रोजेक्ट को इतने दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो कॉस्ट उसका है सर, एस्टिमेशन कॉस्ट, वो भी उसी आधार पे जोड़ा जाता है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नाम सुना होगा? हाँ सर। ये आप ही के फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वो करता है।
बता सकते हैं मुख्य क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या काम ये करता है, और एक दो एग्जाम्पल बताइए इंडिया में अगर इसने कोई प्रोजेक्ट किया हो। सर अभी भारत हाल में ये कुछ वर्ष पूर्व इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में शामिल हुआ था। ये वर्ल्ड बैंक का ये एक संस्था है। तो इसके तहत सर उस समय में जो यूरोप के गरीब देश थे वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको डेवलप करने में, खासकर ईस्टर्न यूरोप को डेवलप करने में इसमें काफ़ी सहायता प्रदान की गई थी। और सर पूरी तरीके से मुझे याद नहीं है, जहाँ तक है ये भारत में प्रोजेक्ट शायद ये उसके लिए डील नहीं हुई है इनके साथ। लास्ट बार आपसे बातचीत के दौरान बताया था आपने किराने की दुकान आपके पिताजी चलाते हैं, जी सर। तो पीडीएस का बहुत प्रत्यक्ष आप लोग हैं, पीडीएस से जुड़े हुए, आपको लगता है अभी भी पीडीएस में जो है खामियां हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसे अनुभव किया होगा। यस सर। पहले तो काफ़ी खामियां थी, लीकेज काफ़ी ज़्यादा थी, और जो फूड मटेरियल लीकेज थी तो उसको बिहार सरकार ने कूपन के माध्यम से और कई जगहों पे उसको डिजिटलाइज करके कम किया गया है। लेकिन जो सर अभी भी समस्या ये देखी जाती है कि जो फूड की क्वालिटी है वो सर अच्छी नहीं रहती, क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी कम है। तो उसके कारण जो अनुभव सर मैं जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ कि लोग पीडीएस से खरीदते हैं और फिर उसको ओपन मार्केट में बेच के जो खाने योग्य पदार्थ है वो खरीद लेते हैं। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? अभी तो सर एक होर्डिंग को रोकने के लिए इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, और दूसरा सर जो मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं या भंडारण की क्षमता वाले प्लेस हैं, उनको एक पोर्टल बनाया जाना चाहिए, एक वेब पोर्टल जिसमें कितना सामान है, कितना गया, इनकी जानकारी होना चाहिए। और सिर्फ किसी भी पदार्थ की मूल्य वृद्धि होने के समय नहीं, बल्कि एक अनिश्चित अंतराल पे उन सभी कोल्ड स्टोरेज की जांच करती रहनी जानी चाहिए कि इसमें कितना सामान है और कितना सरकार के द्वारा लिमिट तय की गई है। मैथिली आपने लिया है, दरभंगा में फिश जो है मछली बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, कुछ वैरायटी बता सकते हैं जो मछलियाँ पाई जाती हैं उधर? एक सर मुर्रा मछली होता है, और नहीं भुन्ना मछली, एक गरई मछली होता है, एक सिंघी मछली होता है। सिंगी के बारे में कुछ बताएं, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? सर ऐसा बोला जाता है कि वो काट लेने से बुखार लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा वो होता है, और कुछ क्वालिटी भी उसमें, जिनको खून की कमी होती है वो सिंघी मछली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, आप जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में आप आ गए, ठीक है, किन्हीं कारण से आपको कहा गया कि ऑन डिप्यूटेशन आप कश्मीर चले जाइए, ठीक है, आप वहाँ जाते हैं, मगर आपको वहाँ, क्योंकि आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, एक कैडर डिवाइड है, और वहाँ की जो लोकल आपके साथ जो तालमेल बिठाना चाहते हैं, जिनके साथ काम करना है, वो प्रॉपर तालमेल नहीं हो रहा, आपको एज ए आउटकास्ट वो देखते हैं, बाहर से आए हुए हैं, कश्मीर के नहीं, ठीक है, काम करने में चुनौतियाँ आप देख रहे हैं, वो सहायक नहीं है आपके काम करने में, किस तरह से इस चुनौती को आप सामना करके जो काम आपको दिया गया है कार्य खत्म करने के लिए, तय समय पे कार्य खत्म करके आप वापस अपने स्टेट लौट आए? सबसे पहले तो उन लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये जो भी कार्य मैं करने आया हूँ वो एक एसेट जनरेशन वर्क है, और ये एसेट को मैं बिहार या किसी और जगह नहीं लेकर जा सकता हूँ, ये आपका ही रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कार्य संपादित करने आया हुआ हूँ। चलिए यहीं पे हम एंड करते हैं आपका इंटरव्यू, ठीक है। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कश्मीर के लोग हॉस्पिटलिटी में काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। उन्हें शिकवा रहता है सबसे ज़्यादा मीडिया से जी। कि वो हमें हमेशा निगेटिव परसेप्शन में दिखाते हैं। वो ये मानते हैं कि कुछ % लोग खराब हैं, लेकिन पूरा कश्मीर को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हिमाचल में भी और कश्मीर में भी आप देखेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो थोड़ा सा बायस्ड है अपने लोगों की। कल से बहुत बेहतर था आपका कॉन्फिडेंस, आज आई कांटेक्ट भी कल से बेटर था, जवाब आप अच्छा दे रहे हैं, सब कुछ आपका कल से बहुत बेटर था, बहुत सुधार हुआ है। थैंक यू। बीच बीच में आप लड़खड़ा जा रहे हैं किसी किसी वर्ड पे, या जो बीच में थोड़ा सा आ रहा है। और जैसे एक सवाल किए थे सर, आपको शायद पता था या शायद नहीं पता था, आप रुक गए, तो रुकिए मत, क्या पता है तो बताना स्टार्ट कीजिए, नहीं पता है तो सॉरी बोल के आगे बढ़िए। थोड़ा ज़्यादा लंबा पॉज हो गया था, हमको ऐसा लगा, ठीक है। बाकी
बहुत अच्छा रहा। और आज अगर लिया जाए मेरा मतलब ओपिनियन तो बहुत अच्छा है। कल कुछ थकावट हो गई थी लग रहा है आपको मेंस एग्जाम देने में? हाँ सर, 9 बजे उठा भी था हाँ। मैं, थोड़ा लेट, कुछ पढ़ा नहीं था, मैं सीधा यहाँ आ गया। ठीक है। नहीं, कल से बहुत बेटर है आज। कुछ कल इंटरव्यू से भी फ़ायदा हुआ होगा जो हम लोगों ने लिया था। और जैसे बातचीत हुई तो ये हमें लगा कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट के साथ अगर कुछ तथ्य और कुछ करेंट का चीज़ें अपडेट हो जाए तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो, वो हो जाएगा। तो तथ्यात्मक थोड़ा सा कमी रहा, अब उसको हम बताते हैं कैसे। जैसे हमने पूछा भूमि सुधार की दिशा में, तो चकबंदी का बताते हैं, जमींदारी पड़ता। देखिए आज़ादी के बाद जो किया गया भूमि सुधार में, और चाहते तो आप विनोबा भावे से भी जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोलते तो और अच्छा हो जाता है, इम्पैक्ट रहता है। तो अब हम जब भी बात करेंगे जमींदारी प्रथा वाली चकबंदी और ये, और जो अब आगे क्या, अब इसी में सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अब कैसे कंट्रोलाइज हो गया है भूमि का, तो अपडेट घर जाके कर लीजिएगा। सर ये तो मैं प्रॉब्लम बोलूँ कि मतलब जैसे हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है वो समझ में नहीं आता है। मैं भूदान वाला बोलना चाह रहा था, फिर लगा कि बातचीत करने का जो है तरीका, कि जब देश स्वतंत्र हुआ सर तो भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे को लेकर, उसका असर बिहार में हुई पर, और सीधे चकबंदी जमींदारी थी। वो तीन जो इसे बोलने में एक अच्छा जो कैंडिडेट है वो 30 सेकंड लगाएगा। आप सोचिए इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में पूरा करना है। उसके पीछे हमारी बाध्यता ये है कि 13-15-18 मिनट ही वोट चलता है ऑलमोस्ट, है ना। तो हम चीज़ों को डिलीवर करेंगे 30 सेकंड, 35-40, 1 मिनट तो मैक्सिमम हो गया। अगर बोर्ड मेंबर को ज़रूरत है तो उससे वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो हट जाएगा, है ना। तो वही है, क्योंकि कल भी समझाएंगे होंगे हम, तो वो चीज़ें याद रखिएगा, या हम लोगों का जो वीडियोज़ वगैरह होता है क्लास वो देखा कीजिए। कल मैं देखा था उसमें भी आपने ये चीज़ बोला था। हाँ। तो मैं सोचा था कि इस पे ध्यान रखूंगा। हाँ, सॉरी देखिएगा सर, सारे बच्चों बहुत Improve पिछले, करना हाँ है। बहुत अच्छा फ़ायदा रहा बच्चों को। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत अच्छा बताया आपने, थोड़ा मैं भी हिट कर रहा था। तो थोड़ा सा इसमें अब जनसंख्या की बात चली है तो 2-3 चीज़ और देख लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट, खाद्य सुरक्षा, है ना, बिहार सरकार की नीतियाँ, जनसंख्या लेटेस्ट नई वाली नीतियाँ, और भारत सरकार का जो था, इसको आपस में ये कर लीजिएगा। आर्थिक आधार पर बताया ही आपने, तो बढ़िया है। उससे क्या होगा कि समावेशी समाज का जो है स्थापना करने में हमें मदद है। कुछ वर्ड्स होते हैं इनिक्विलिटी का। हाँ इस तरीके से, बाकी चीज़ें तो आपने बता ही दिया, कुछ दिक्कत नहीं है। वीर कुंवर सिंह का भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा वो जाना नहीं को कैसे गए, क्या प्रोसेस रहा, कैसे लड़ाई, वो नहीं करना है। उसमें बताना है कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये किया गया, और कुछ गठबंधन हुआ जो अन्य लोगों का नाम बता रहे थे उनके साथ, और अंत तक वीरता से लड़े। इसको भी 30 सेकंड में समराइज कीजिए, है ना। आपसे फिर हमने होम रूल आंदोलन के बारे में बढ़िया था, उसमें गड़बड़ा के उद्देश्य में, तो घर जाके देख लीजिएगा, है ना। बहुत नॉर्मल सा है। प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद एक शिथिलीकरण का दौर था, कुछ मुद्रास्फीति हो गया था, है ना। फिर थर्ड था कि लोगों का था कि कौन हम डोमिनियन स्टेट जो है, जो आप बता भी रहे थे आयरलैंड की तरह, तो यहाँ भी लाए सोसाइटी के स्तर। तो इस तरह की चीज़ें घर जाके अब देख लीजिएगा सिंगल। तो ये जो घटनाक्रम है ना 1909 के बाद और असहयोग आंदोलन, इस बीच का जो हुआ है नरमपंथी गरमपंथी का मिलन, लखनऊ वाला, गांधी जी का चंपारण, इस तरह की जो है सारा देख लीजिएगा। चंपारण का तो लगभग बताए हैं। कुछ और चीज़ था गांधी जी का जो यहाँ इंडिया में प्रयोग हुआ था, वो सक्सेस रहा, वो बताइएगा। बाद के जितने भी किसान आंदोलन हुए, जितने भी हुए, देखिएगा बिहार के किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता था या कृषक थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना। 2 चीज़ नाम याद रखिए, या जानते होंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद, और 2-3 है ना, राहुल संख्यात, ये सब एक बार एक लिस्ट मार लीजिएगा, है ना। फिर आपसे हमने पूछा था मत्स्य नीली क्रांति के बारे में, तो उसको दिमाग में खाका बनाइए कि हैदराबाद वाले पोर्शन में क्या है, वेस्ट बंगाल में कौन सी मछली है, क्या समस्या है, इधर केरला वाले पोर्शन में। अब उसके बाद प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं तो सबका थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, उसको एग्रीगेट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का मैं बोल सकता था, हाँ, उसका प्रयोग बढ़ जाने से लोगों में थोड़ा डर हो गया है। फिशरीज में बहुत सारे काम कर रहे हैं। बायोफ्लॉक फिशिंग, अगर आप आंसर में भी आपने बायोफ्लॉक फिशिंग प्रमोट किया जा रहा है। छोटे से टैंक में, आप बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है, टैंक बना के उसमें कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे परिचित भी कर रहे हैं। तो इसको अब मॉक इंटरव्यू का यही है, अब इस पर भी वर्क हो जाएगा। सर ये स्कीम जो गवर्नमेंट की है कहाँ मिलेगी, एक जगह? बुक्स, हाँ, बिहार गवर्नमेंट .in
ये साइट लॉगिन करेंगे, bihargovernment.in। हाँ हाँ, उसमें वो- सारी मिनिस्ट्रीज खुल जाती है। हाँ। ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री, जैसे फिशरीज मिनिस्ट्री में आप जाएंगे, वहाँ पे एक विंडो बनाया है बिहार सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसको हमेशा क्लिक कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो चीज़ें बहुत हाईलाइट हुई हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, उनकी स्टोरी है। अपने चालाकी से देख के हर चीज़ों का। तो अब जो है मत्स्य हो गया, श्वेत तैयार कर लिया, और कृषि से जोड़ लीजिए, क्योंकि कृषि के बैकअप में ये मदद करता है रोजगार में ना। अब फीमेल से जोड़ लीजिएगा, बिहार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मत्स्य का क्या पोजीशन है, तो इस टाइप से 10 जो एलाइट सेक्टर में काफ़ी हाँ, ज़्यादा वो न्यूनतम मजदूरी का जो 1948 का है, उसका जो संशोधन, तो उसमें कुछ चीज़ और बेहतर बना सकते हैं हम लोग। जैसे कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ से पंचमाई, इसी टाइप से। न्यूनतम तो वही है ना, मिनिमम है। मिनिमम अगर नहीं बेसिक। मिला तो आपको दिक्कतें आएंगी। हाँ। तो यहाँ से मान, तो बस असंगठित क्षेत्र को फोकस कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 90 या 93% लोग इसी पे आश्रित हैं। इसके लिए बैकबोन है ये, और लोकतंत्र के लिए भी मजबूती है। इसको भी समावेशी से जोड़िए, है ना। और क्या था आपका, हमने तो जापान तो अच्छा था, बढ़िया बताया। देखिए हमने मदद कर दिया, जानबूझ के मैं आपको बुलवाना चाह रहा था सैन्य अभ्यास वगैरह। मालाबार भी है मेरे ख्याल से, हाँ, मालाबार बोला था ना। हाँ, ये मैं आपको बुलवाना चाह रहा था। बुलेट ट्रेन वगैरह से जोड़िए, आर्थिक कॉरिडोर, हाँ, मैं बोला था जापान और अफ्रीका एशिया आर्थिक वर्ड यूज कीजिए जो चलता है, यूनिवर्सल वर्ड्स को यूज, ताकि इंटेलेक्चुअल वर्ड्स आए, बोर्ड को समझने में दिक्कत ना हो। ये बात समझ रहे हैं, वो बोला कीजिए। पहले जैसे मैं बोलूँगा आर्थिक कॉरिडोर। हाँ, ये टर्म है ना, बुलेट ट्रेन है, वो हम बताएंगे। क्वाड जैसे आपने बताया, मैं तुरंत समझ गया। तो इस तरह चीज़ें अच्छी थी। हालांकि एक मिस कर गए कि चाइना को भी मैंने कहा था कि कंसीडर करते हुए बताइएगा। हाँ, बोर्ड में ऐसा ना हो। तो ये बढ़िया आया, तो अच्छा लगा, समझाने का अच्छा था, डिलीवर अच्छा था, आइस कांटेक्ट अच्छा था, आवाज़ में वो था एक आत्मविश्वास की झलक, सब चीज़ बढ़िया, एवरीथिंग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे सवालों में आप बहुत अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ें आपने पॉइंट वाइज बताई। हाँ, एक चीज़ मुझे कभी लगी, बोर्ड को कभी आपको पता सब कुछ होता है, ठीक है, बोर्ड को आप ये नहीं दिखाइए कि इसका मैं और बेहतर जवाब दे सकता हूँ। बोर्ड के क्वेश्चंस को बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, जो कि आप कह रहे थे सर मैं बोलना चाहूँगा, नहीं। अगर वो स्टॉप करने बोले, स्टॉप हो जाएगी। क्यों? इसका फायदा मिलेगा, अगला क्वेश्चन फिर एक नया क्वेश्चन होगा और अच्छा जजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। आप जानते पूरा है, संक्षिप्त में इंटरव्यू में सिर्फ संक्षिप्त, आप जितना शॉर्ट रखेंगे ना उतना फायदा दे रहेंगे। पॉइंट वाइज जैसे आप जवाब दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की बताइए, टूरिज्म को डेवलपमेंट, इसी तरह पॉइंट वाइज बताते जाइए और स्टॉप हो जाइए। 3 पॉइंट एक क्वेश्चन पे, 3 से 4 पॉइंट स्टॉप। अगर उनको पूछना होगा वो आपको बोलेंगे और बताइए, ठीक है। 3-4 पॉइंट स्टॉप, 3-4 पॉइंट मैक्सिमम क्वेश्चन हर कोई पूछ सके, ये आपका मोटो होना चाहिए इंटरव्यू में। यही मोटो, और इसी में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा सिविल और ब्रश अप कीजिए। अभी से मैं जाके सिविल ही करूँगा वहाँ पहुँच। कश्मीर के प्रॉब्लम्स इधर, ठीक है, कश्मीर पे कुछ साइंस एंड टेक पे डेवलपमेंट हुए हैं, उनको देखिएगा, ठीक है। एएस, मैंने आपसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूछा, उसका एक ट्रस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि चेकिंग है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है कि इंटरसेप्शन, ठीक है, ये सारे टर्म्स उसके अंदर है। चेकिंग, इंटरसेप्शन, ठीक है, मॉनिटरिंग, क्या होते हैं, किस किस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है, क्यों दिया गया है, ये सब चीज़ देखिएगा। क्योंकि कश्मीर से आपसे, वो कश्मीर जब आप बोलेंगे तो ये चीज़ पूछेंगे, ठीक है। टूरिज्म आपको पता ही है, कुछ टूरिस्ट के जो अभी बेहतर परफॉर्म किया है कोविड के बाद की, वो कोविड के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई हैं टूरिज्म में, इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। बाकी आप अच्छे, कल से बहुत बेटर हैं आप, सब बढ़िया, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बना के देखिए। अब आज आप कश्मीर निकल जाएंगे, नहीं, आज दिल्ली निकलेंगे वहाँ से 11 को, फिर बिहार में आना कब होगा? 8 को सर वहाँ से तो यहाँ flight करके पटना की। हाँ, यहाँ मिलेंगे, फिर 1-2 दिन 9 को आइए। 8 को यहाँ पे 9 को मिलने आ हाँ, जाओ, 9 या 8 को ही आ जाओ मिलने सर। इंटरव्यू के लिए मैनेजमेंट से बात, मैं बंद कर रहा हूँ। 8 तारीख को मैनेजमेंट से बात करके वो कश्मीर से भी बात कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ से एक शेड्यूल और बच रहा है आपका, जी सर, आप आके यहाँ ले लीजिए। आके ऑफलाइन ही। हाँ।